नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज इस ऐसे 560 के शानदार रिवीजन में। चलिए सर, समझते हैं क्या बोलता है ऐसे 560। ठीक है, बहुत छोटा स्टैंडर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। चलिए सर, ऐसे 560 नाम क्या है सर? सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, इस रिगार्डिंग एक एएस भी एग्जिस्ट करता है, AS4, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। राइट, ठीक है सर। अब सवाल ये कि सब्सिक्वेंट इवेंट होती क्या है, यहां से स्टैंडर्ड शुरू होता है। सब्सिक्वेंट इवेंट होती क्या है? तो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से, मतलब 31 मार्च से ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक जितने भी इवेंट्स होती हैं उनको कहा जाता है सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, बैलेंस शीट डेट से ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच में जितनी भी इवेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सब्सिक्वेंट इवेंट। और अगर ऐसे 560 के हिसाब से डेफिनेशन को देखें तो उसमें यह भी बताया है कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद, ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद भी अगर कोई फैक्ट ऑडिटर को पता चलते हैं तो वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में कवर किए जाते हैं। राइट, अगर आप AS4 की डेफिनेशन देखें तो वो थोड़ी सी चेंज है। AS4 बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट तक जो इवेंट होती है वो सब्सिक्वेंट इवेंट होती है। तो देखा जाए तो AS4 की डेफिनेशन थोड़ी सी नैरो है। राइट, डेफिनेशन एक बार रीड करके देख लेते हैं। क्या लिखा है? इवेंट ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आर नोन एज सब्सिक्वेंट इवेंट। डन। अब सर, ये जो स्टैंडर्ड है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें 3 सिचुएशंस कवर करना है। ठीक है, सिचुएशन नंबर 1 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वो सिचुएशन क्या है सर? इवेंट जो ऑकर होती है बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो या बैलेंस शीट डेट का हो और ऑडिट रिपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो इवेंट ऑकर होती हैं उनके रिगार्डिंग ऑडिटर को कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। एक तो ये सिचुएशन हमें पढ़नी है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, ऐसे फैक्ट जो हमें ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद पता चले, ऑडिट रिपोर्ट बन गई उसके बाद हमें कुछ फैक्ट पता चल रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट बन गई है उसके बाद हमें कुछ पता चल रहे हैं, कुछ फैक्ट पता चल रहे हैं। अब उसमें 2 सिचुएशन है। ऑडिट रिपोर्ट बन तो गई थी, बनने के मतलब बन तो गई है, बनने के बाद इशू होती है, तो इशू होने के पहले की सिचुएशन कवर होगी। ठीक है ना, देखो ऑडिट रिपोर्ट बनने के पहले, ये तो पहला केस हो गया। अब ऑडिट रिपोर्ट बन गई है लेकिन इशू नहीं हुई है, थर्ड पार्टी इसको इशू नहीं की गई है, ये सेकंड सिचुएशन है। और लास्ट सिचुएशन क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट बन के इशू भी हो चुकी है। ये 3 सिचुएशन के आंसर देंगे तो हमारा ऐसे 560 फिनिश हो जाता है। डन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी सिचुएशन की? अच्छा, तीनों सिचुएशन पे हमें बात करना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें और करेंगे जो AS4 से कनेक्टेड है पर यहां भी दी गई हैं। और वो क्या है सर? सबसे पहले लिखा है FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 2 टाइप के इवेंट्स बताता है। AS4 कहता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट 2 टाइप के हो सकते हैं। पहले होते हैं एडजस्टिंग इवेंट, दूसरे होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है ऐसी इवेंट जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं उन कंडीशंस के बारे में जो बैलेंस शीट डेट या फिर फाइनेंशियल डेट के दिन एग्जिस्ट करती थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पर जो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी उनके रिगार्डिंग ही अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है नए साल में, ठीक है, मतलब मार्च में 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी और आपको अप्रैल में कोई एडिशनल एविडेंस मिलता है उन्हीं कंडीशन के बारे में जो 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी, तो वैसी चीजों को बोलते हैं हम एडजस्टिंग इवेंट। उन इवेंट को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना होता है। और दूसरा नॉन एडजस्टिंग क्या होती है? ऐसी कंडीशन और इवेंट जो 31 मार्च के दिन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसके बाद ही आई हैं, उसके बाद ही अराइज हुई हैं। मतलब 31 मार्च के दिन कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसके बाद ही कंडीशन अराइज हुई है और फिर उसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस मिलता है तो फिर तो सब कुछ ही अगले साल में चला गया। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं, ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ऐसी चीजों का केवल नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर देना होता है, बस। ये सब आपने AS4 में पढ़ रखा है। राइट, कुछ एग्जाम्पल यहां पर देकर रखे हैं कि एडजस्टिंग इवेंट कौन सी होंगी। एग्जाम्पल दिए हैं एडजस्टिंग इवेंट के। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? मान लो कोई डेटर है, उसके रिगार्डिंग कंडीशन एग्जिस्ट करती थी 31 मार्च को कि डाउट लग रहा था कि उससे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, हमने प्रोविजन भी बनाया था डाउटफुल डेट के लिए, और बाद में पता है क्या हुआ?
बाद में वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, उसके रिगार्डिंग एविडेंस क्या मिल गया है अगले साल में कि भाई इंसॉल्वेंट हो गया वो, तो ऐसी इसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टिंग इवेंट है। दूसरा, मान लो कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा था आपका, ठीक है, कोई अमाउंट आपको देना था, उस रिगार्डिंग कोर्ट में कोई केस चल रहा था, 31 मार्च के दिन भी केस चल ही रहा था, मतलब कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। 31 मार्च के बाद क्या हुआ? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया एक फिक्स अमाउंट के लिए कि ठीक है रफा दफा करते ये अमाउंट ले लो और केस को खत्म करते हैं, ऐसा हो गया। तो बताओ कंडीशन एग्जिस्ट करती थी 31 मार्च को, हाँ, उसके रिगार्डिंग एडिशनल एविडेंस क्या मिला कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट के एग्जांपल क्या दिए हैं? मान लो कोई न्यू शेयर कैपिटल आपने इशू करी है इस साल में, ठीक है, तो 31 मार्च को क्या एविडेंस एग्जिस्ट करता है? कुछ भी नहीं। कोई मर्जर वगैरह हो रहा है आपका इस साल में, ठीक है। और लास्ट, मान लो कोई, जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो ये वाला है, मान लो कोई सब्सटेंशियल लॉस हो गया है, सपोज इन्वेंट्री का या फिक्स असेट का या किसी भी चीज का, ड्यू टू फायर, तो क्या करेंगे सर? अब इस चीज को क्या है, क्या 31 मार्च के दिन हमें पता था कि आग लगने वाली है? नहीं पता था। तो ऐसे केस में इसे भी क्या करा जाएगा? केवल डिस्क्लोज ही करा जाएगा, इसे एडजस्ट नहीं करा जाएगा, क्योंकि 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। बोलो यारो। लेकिन आपने ये S4 में पढ़ा होगा कि अगर कोई ऐसी घटना हो जा, मतलब अगर जैसे फायर की वजह से हुआ, तो ये है तो नॉन एडजस्टिंग, पर अगर फायर का जो इंपैक्ट है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी गोइंग कंसर्न अफेक्ट होने लगे, तो ऐसे केस में फिर उसे एडजस्ट ही करना पड़ता है। ऐसा कुछ आपने ये S4 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यारो प्लीज जाकर वो पढ़ो, है ना। अकाउंट्स में तो एक एक नंबर चाहिए ना, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें अपनी वो मेनली 3 जो सिचुएशन है उन सिचुएशंस को पढ़ना है। उनको बताने से पहले एक बार जल्दी से आपको ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूं, जो कि एग्जाम में कभी भी नॉर्मली नहीं आते हैं, पर ठीक है एक बार अपन समझ लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर के एज पर ऐसे 560, ठीक है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर को सबूत इकट्ठे करने हैं कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट जिसका एडजस्टमेंट करना था या फिर डिस्क्लोजर देना था, क्या उसको प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर दिया है? मतलब या एडजस्टमेंट करना था तो मैनेजमेंट ने एडजस्टमेंट कर दिया है, डिस्क्लोजर देना था तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दे दिया है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, ठीक बात है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्पोंड अप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, दैट हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मे हैव कॉज्ड टू द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब हमारी ऑडिट रिपोर्ट तक की डेट के बीच में जो घटनाएं हुई उनके रिगार्डिंग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, उनके रिगार्डिंग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो फैक्ट हमें कब पता चले हैं? ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद पता चले हैं। लेकिन अगर ये फैक्ट ऑडिट रिपोर्ट के बनने के पहले या बनते समय तक पता चल जाते तो शायद ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो जाती। अगर ऐसे कुछ फैक्ट है तो उनके रिगार्डिंग भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, फिर से बोल रहा हूं, वो सारी इवेंट जिनका एडजस्टमेंट या फिर डिस्क्लोजर देना था मैनेजमेंट ने वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक। दूसरा, अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट के बाद के कोई फैक्ट पता चले हैं, लेकिन अगर वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट को पता चल जाती है तो ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो जाती है। अगर ऐसे कुछ फैक्ट है तो उनके रिगार्डिंग भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है। क्या करना है वो हम आगे ऐसे के अंदर पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में ऐसा कुछ तो लिखने नहीं आने वाला, राइट। अब सुनो, देखो ये सब आप नहीं करोगे तो आप एग्जाम को संभाल ही नहीं पाओगे। आप हर सड़ी सड़ी चीज को याद करने लगोगे ना तो आप समेट ही नहीं पाओगे। आप समझो कि मेन क्या है, मेन क्या है। तो अभी तक मैंने जो बताया उसमें क्या क्या मेन था? एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, ये काम में आ सकते हैं अकाउंट्स में भी और यहां पर भी। दूसरा, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी भी इनमें से जो मेन पार्ट है ऐसे का वो डिस्कस ही नहीं हुआ है। मेन पार्ट पर हम अब आते हैं, और वो क्या है सर? कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी उन इवेंट के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच में ऑकर हुई है। मेन तो यही है। तो उनके रिगार्डिंग आपको कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी जो इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट से ऑडिट रिपोर्ट के बीच में ऑकर हुई है। यही तो मेन सब्सिक्वेंट इवेंट है। तो इनके रिगार्डिंग क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाना है? सुन लो, बहुत आसान है, मैंने इसको सिंपल भाषा में यहां पर लिख दिया है, इजी अंडरस्टैंडिंग। देख रहे हो आप क्या लिखा है? ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा उन ऑडिट प्रोसीजर की जो मैनेजमेंट ने सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाई हैं। बोलो यारो, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ फर्स्ट पॉइंट का?
ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है उन प्रोसीजर की जो मैनेजमेंट ने सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाई है। तो हम पूछेंगे मैनेजमेंट से क्यों क्या करते हो आप लोग, कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो। उन्होंने बताया हम ये प्रोसीजर लगाते हैं। तो वो जो भी प्रोसीजर लगाते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें लेना है, ये है पहला पॉइंट। राइट, क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो पहला हो गया ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना है। दूसरा, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी करना है कि क्या कोई ऐसी सब्सिक्वेंट इवेंट हुई है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंडिंग ले ली, समझ गए कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब वो प्रोसीजर समझ गए, कुछ इवेंट्स भी हमें पता, कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट भी हमें पता चली होंगी। तो अब हमें पूछना, उनसे इंक्वायरी करनी है कि क्यों तुमने जो भी प्रोसीजर लगाई थी उससे जो भी इवेंट या कंडीशन पता चली, जो भी तुम्हें पता चला है, क्या उनमें कोई ऐसी इवेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है। ये हमें उनसे पूछना है, इंक्वायरी करना है। तीसरा क्या है सर, हमें रीड करना है मिनट्स ऑफ मीटिंग। कौन सी मीटिंग? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद हुई है। क्यों? क्योंकि हम सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं, मतलब 31 मार्च के बाद जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो 31 मार्च के बाद जो मीटिंग हुई है उन्हीं वही मीटिंग के मिनट्स हमारे लिए रेलिवेंट होंगे। ठीक है, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ना है हमें। ठीक है, उन मीटिंग्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद हुई है, प्लस जिन मैटर्स के लिए मिनट्स अवेलेबल नहीं है उनकी हम इंक्वायरी मतलब ओरली पूछताछ कर लेंगे। बोलो यारो। तीसरा क्या है, हमें रीड करना है लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब 31 मार्च के बाद अप्रैल में जून पहला क्वार्टर है, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए होंगे। अगर बन गए हैं और आपका ऑडिट चल ही रहा है तो आप उनसे भी कुछ जानकारी ले सकते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ आपको पता चल ही जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि 31 मार्च तक जो चीज़ के लिए प्रोविजन बनाया था उस चीज़ को अब कंप्लीटली बेड डेट दिखा दिया गया। ठीक है, ऐसी और भी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बढ़िया सर। या फिर पहले क्वार्टर में लॉस बाय फायर जैसा कुछ आपको पता चला है, तो फिर अब चूंकि वो अगर वो सब्सटेंशियल लॉस होगा तो फिर तो पहली मतलब अपनी वाली ईयर में एडजस्ट होगा, ऐसा कुछ। उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो 31 मार्च के बाद के लिए बने हैं उससे भी आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। ठीक है, बताओ कितनी काम करना है? 4 प्रोसीजर लगाना है। पहला, आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है कि मैनेजमेंट आप कौन सी प्रोसीजर लगाते हो सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो प्रोसीजर को समझना है अपन को। ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसीजर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द सब्सिक्वेंट इवेंट्स। दूसरा क्या है, हमें मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से इंक्वायरी करना है कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट आपको मिली है क्या उनमें कोई ऐसी सब्सिक्वेंट इवेंट है विच रिक्वायर कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है। हमें मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू से इंक्वायरी करनी है कि क्या कोई ऐसी सब्सिक्वेंट इवेंट मिली है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है। तीसरा क्या है सर, हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पढ़ने हैं। हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पढ़ने हैं, वो मीटिंग्स जो 31 मार्च के बाद हुई हैं। ठीक है, और जिन मैटर्स के रिगार्डिंग मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम इंक्वायरी करके जानकारी ले सकते हैं। और तीसरा हमारे लिए क्या हो सकता है कि हम लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करके भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। क्या इतना क्लियर? इतनी सारी मेहनत ऑडिटर ने करी ये जानने के लिए कि भाई कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसी तो नहीं है जो जिसका एडजस्टमेंट करना चाहिए या फिर डिस्क्लोजर देना चाहिए। ठीक है, अब क्या है सर, इतनी मेहनत करने के बाद यदि ऐसी कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हमें मिल जाती है तो क्या करना है, मतलब अगर हमें ऐसी कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिल जाती है जिसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है तो ऑडिटर चेक करेगा कि ऐसे इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर दिया है या नहीं किया। तो ऑब्वियसली अगर हमें कोई इतनी सारी 4 पॉइंट, इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर हमें कोई ऐसी इवेंट मिलती है जिसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर देना है तो हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट ने एडजस्टमेंट प्रॉपर कर दिया है, डिस्क्लोजर प्रॉपर दे दिया है, जो भी करना है वो कर दिया है क्या। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम उनसे WR ले लेंगे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से कि जिन चीज़ों का एडजस्टमेंट करना था उनका एडजस्टमेंट कर दिया है, जिन चीज़ों का डिस्क्लोजर देना था उनका डिस्क्लोजर आपने प्रॉपर्ली दे दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बोलो यार, क्या ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। पहला पॉइंट खत्म। अब आते हैं हम दूसरे नंबर की सिचुएशन में। दूसरे नंबर की सिचुएशन क्या बोलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अभी क्या पढ़ा इसके पहले पन्ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से ऑडिट रिपोर्ट बनने तक की डेट के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमें पढ़ना है कि ऑडिट रिपोर्ट बन गई है, ऑडिट रिपोर्ट बन गई, उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिट रिपोर्ट बन गई है, अब 2 प्रश्न आते हैं, 2 सिचुएशन बनती हैं। या तो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई होगी, या तो ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए होंगे थर्ड पार्टीज को, या फिर इशू नहीं होंगे, मतलब अपने ही पास होंगे, चाहे ऑडिटर के पास हो चाहे कंपनी के पास हो, मतलब एंटिटी के पास हो, मतलब या तो अपन सबके पास में है या फिर थर्ड पार्टीज को इशू कर दी। ये 2 सिचुएशन है। ठीक है, या तो ऑडिट रिपोर्ट अपने पास है
इशू नहीं हुई है या फिर इशू हो गई है थर्ड पार्टी के पास। तो एक बार सिचुएशन अपने कंट्रोल में, एक बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये दो सिचुएशन हमें और पढ़नी है। ठीक बात है। ये मीनिंग ऑफ डेट ऑफ फाइनेंशियल, ये अपन लास्ट में पढ़ लेंगे। ये आते हैं मेन। ठीक है, तो क्या लिखा है, फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट बन तो गई है लेकिन इशू नहीं हुई है। ध्यान रखिए, ये बात सबको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, ये हमेशा साथ में ही इशू होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दो बिना ऑडिट रिपोर्ट के, ये दोनों साथ में ही इशू होते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा है कि बिफोर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि बिफोर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा माना जाएगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू के पहले की बात हो रही, मतलब ऑडिट रिपोर्ट की भी बात हो रही है, बाय डिफॉल्ट माना जाएगा, है ना। सो ऐसे केस में क्या है भाई, ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है लेकिन अभी इशू नहीं हुई है। तो आंसर कैसे शुरू हुआ, जनरली नो ऑब्लिगेशन। जनरली ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे रिगार्डिंग द फैक्ट जो कि आपको ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चला है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरली नो ऑब्लिगेशन। लेकिन 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 अगर वो फैक्ट या वो मैटर आपको पता चलता कब, ऑडिट रिपोर्ट बनने के पहले, मतलब कोई फैक्ट है जो आपको ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद पता चला है, लेकिन अगर वो ही फैक्ट आपको ऑडिट रिपोर्ट बनने के पहले या ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक आपको पता चल जाता, तो हो सकता है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो जाती। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आपकी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, द ऑडिटर शैल। ठीक बात है। तो पहले क्या बोला, जनरली ऑडिटर इज नॉट लाइबल फॉर फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बट अगर मान लो कोई ऐसा फैक्ट है, ऐसा मैटर पता चला है जो अगर ऑडिट रिपोर्ट बनने के पहले या ऑडिट रिपोर्ट के बनते समय पता चल जाता तो ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो जाती। अगर ऐसा है तो ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, और वो क्या है नीचे लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से। ठीक है, अभी ऑडिट रिपोर्ट अपने ही पास है, मतलब ऑडिटर के पास है, एंटिटी के पास है, अभी इशू नहीं हुई है ना, ये ध्यान रखना। क्या लिखा है, सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट से क्या कहेंगे, हम मतलब ऑडिटर, हम ऑडिटर से कहेंगे, सॉरी ऑडिटर मैनेजमेंट से कहेगा कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दो यार, ये मैटर बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करो या डिस्क्लोजर तो जो भी है वो करो आप। अब वो या तो अमेंड करेगा या नहीं करेगा, तो चलो देखते क्या होता है। अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देता है, अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो हम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे ऑन अमेंडमेंट। मतलब हमने बोला अमेंड कर दिए क्या, उन्होंने बोला हाँ कर दिए, तो हम चेक करेंगे ना कि अमेंड सही से किए कि नहीं किए, तो इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना ऑन अमेंडमेंट। ठीक है, एंड एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट प्रोसीजर कहां तक लगाते हैं, जो भी ऑडिट रिपोर्ट की डेट होती है, तो अब सिंस नई ऑडिट रिपोर्ट बनने वाली है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट हो रहा है, मतलब एक तरीके से न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, तो फिर ऑडिट रिपोर्ट भी नई बनेगी, तो फिर डेट भी नहीं आ गई ऑडिट रिपोर्ट की, तो उस डेट तक आपको अब ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। ठीक बात है, डन। सो इफ मैनेजमेंट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर ऑन द अमेंडमेंट, प्लस एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, न्यू ऑडिट रिपोर्ट है ना, और प्रोवाइड न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये क्लियर है? यस सर, इतना तो क्लियर है सर। अब अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है, जबकि उनमें अमेंडमेंट की जरूरत है, जबकि उनको अमेंड किया जाना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या करेंगे सर? अब इसमें दो बातें आती हैं, ऑडिट रिपोर्ट मेरे हाथ में है अभी या फिर मैं एंटिटी को दे चुका हूं, तो क्या लिखा है, मैनेजमेंट अमेंड नहीं कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एंड ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा है। मैंने मैनेजमेंट से बोला कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करो, उन्होंने बोला नहीं करेंगे, तो मैंने कहा टेंशन मत लो, मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है, मैं उसको क्वालिफाई कर दूंगा। समझ रहे हो आप बात को? ऑडिट रिपोर्ट अभी मैंने तुमको नहीं दी है, मतलब कुछ तो मेरे हाथ में है। सो ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705 एंड प्रोवाइड द न्यू ऑडिट रिपोर्ट विद क्वालिफिकेशन, है ना। ओके, फिर क्या लिखा है, फिर वही, इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि अमेंडमेंट होना चाहिए, पर इस बार ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। अब ऑडिट रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उनके पास ही रहते, उन्हीं के पास है, ऑडिट रिपोर्ट भी अब उनके पास जा चुकी है, मैं उनको दे चुका हूं ऑडिट रिपोर्ट। अब क्या करें सर? ऑडिटर नोटिफाई करेगा मैनेजमेंट को नॉट टू इशू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट। हम उनको नोटिफिकेशन देंगे, नोटिफाई करेंगे, प्लीज यार देखो दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं, तुमको पता है कि चीजें गलत है, उनमें अमेंडमेंट होना चाहिए, प्लीज बिना अमेंडमेंट के आप इशू मत कर देना, उनको गलत हो जाएगा ये शेयर होल्डर्स के साथ, यूजर्स के साथ। ठीक है, ऐसा हम नोटिफाई करेंगे। पर अगर मैनेजमेंट
तब भी इशू कर देता है ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थर्ड पार्टीज को। तो क्या करेंगे सर, ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिटर कोशिश करेगा कि यार किसी भी कंडीशन में जो इन लोगों ने गलत चीजें इशू कर दी हैं, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत ऑडिट रिपोर्ट, इन पर यूजर्स भरोसा ना करें। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, जैसे कि पब्लिक नोटिस या जो भी है। क्या ये पूरा कहानी आपको याद हुआ? ये कहानी के फॉर्म में अगर आप याद करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार खुद से बोलकर देखो कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। एक बार स्टोरी के फॉर्म में आ गया तो मस्त काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लास्ट सिचुएशन पे। फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब अकेले तो इशू होते नहीं है, इसका मतलब साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी इशू हुई होगी। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सब कुछ इशू हो चुका है। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिसको देखकर मुझे लगता है कि अगर ये पहले पता चल जाता, ऑडिट रिपोर्ट के बनने के पहले पता चल जाता, तो शायद मेरी ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो जाती। ठीक है, फिर वही जनरली नो ऑब्लिगेशन, लेकिन मेरी ऑब्लिगेशन होगी, मेरी ड्यूटी होगी कब, जब ये मैटर अगर ऑडिट रिपोर्ट के पहले पता चलता तो ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो जाती। ऐसी सिचुएशन में मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो नीचे लिखा है, दी ऑडिटर सेल। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहला देखो, अब लॉजिकल सेंस बता रहा हूं। अब बताओ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हाथ में है? नहीं है। क्या ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास नहीं है? सब कुछ जा चुका है, डन। तो सबसे पहली टेंशन क्या होगी, अरे यार वो लोग गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कोई डिसीजन ना ले लें। सबसे बड़ा डर तो मेरे मन को ये खाया जा रहा है। चेंज करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चेंज करूंगा ऑडिट रिपोर्ट में, वो सब समझेंगे, पर भाई जो गलत चला गया उस पर रिलाय करके वो एक्शन ना ले लें, कोई डिसीजन ना ले लें। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उनको रोको। उनको रोकना चाहिए कि प्लीज तुम लोगों को जो चीजें भेजी गई हैं वो गलत है, उस पर रिलाय मत करना। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, यही लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है बस। रिव्यू दी, ऑडिटर को क्या करना है, रिव्यू दी स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू एंश्योर पर्संस हु हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट। जिन लोगों को ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है, उनको सिचुएशन को इन्फॉर्म करने के लिए क्या स्टेप्स लिए मैनेजमेंट ने। ठीक है, ऑडिटर को यह देखना है कि मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उन लोगों को सिचुएशन को इन्फॉर्म करने के लिए। किन लोगों को, जिनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी मिल चुकी है, उनको बताना पड़ेगा ना ये सिचुएशन के बारे में कि यार ये जब गलत है ना। तो पहला ये हो गया। अब आते कहानी पर। उनको बता दिया कि भाई उस पर भरोसा मत करना। वो पूछेंगे तो फिर किस बात पे भरोसा करें, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाय करें। तो हम कहेंगे रुक जाओ, उसको होल्ड करो, हम लोग न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, न्यू ऑडिट रिपोर्ट भेजेंगे, उस पर रिलाय करना। ठीक है, तो चलो अब हम मैनेजमेंट से कहेंगे, चलो उनको तो बता दिया है अपन ने थर्ड पार्टीज को, अब सुनो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दो। अब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अब क्या होगा, मैनेजमेंट अगर अमेंड कर देगा या नहीं करेगा। तो अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो हम वही लाइन, अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को चेक कर लेंगे कि ढंग से सही करा के नहीं करा। अपनी ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड कर देंगे टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, और उनको नई ऑडिट रिपोर्ट बनाकर दे देंगे ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो यारो, बहुत अच्छा हो गया। और साथ में इसी से जुड़ी हुई बात क्या है, ऐसी सिचुएशन में ईओएम या फिर ओएमपी एक पैराग्राफ हम ऐड करेंगे अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट में। अगर मान लो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम या फिर ओएमपी पैरा ऐड करेंगे नई वाली ऑडिट रिपोर्ट में। नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो नई ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, तो न्यू ऑडिट रिपोर्ट में हम ईओएम या ओएमपी ऐड करेंगे। और उसमें क्या लिखेंगे, उसमें हम उस नोट का रेफरेंस देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नोट्स अकाउंट होते हैं ना, तो उसमें उस नोट का डिफरेंस हम देंगे जिसमें डिस्कस किया गया है रीजंस फॉर अमेंडमेंट इन दी प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट अकाउंट में किसी नोट, मान लो नोट नंबर 29 में लिखा होगा कि किस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज किया गया, मतलब जो पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी यूजर्स को, थर्ड पार्टीज को भेज चुके हैं, उसमें अमेंडमेंट क्यों हो रहा है, क्यों ऑडिट रिपोर्ट में अमेंडमेंट हो रहा है, उसका रीजन लिखा होगा किसी नोट नंबर में। तो हम ईओएम और ओएमपी, अगर कोई ऐसे ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा होगा तो वो जैसे ईओएम और ओएमपी देखेगा, उसमें लिखा होगा यार नोट नंबर 29 देखो, उसमें लिखा है कि किस रीजन से पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करा गया। कितना मस्त काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर। फिर क्या लिखा है सर, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं करता तो क्या होगा, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है सर, वो सिचुएशन। और एक और बात साथ में लिखिए, वो क्या लिखिए, मैनेजमेंट डज नॉट टेक एनी स्टेप्स टू इन्फॉर्म द सिचुएशन अबाउट द प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओहो, ना तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है और ना ही थर्ड पार्टीज को इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई ये पुरानी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई मत करना। मतलब कुछ भी करने को तैयार नहीं, बड़ा रियल मैनेजमेंट है। क्या करें, ऑडिटर शेल, सर ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर देगा। अरे
बच्चों कैसी बातें कर रहे हो? ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारे पास है क्या? इशू हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या? नहीं ना। तो क्या करें सर? अब मैनेजमेंट तो बहुत घटिया हरकतें कर रहा है, क्या करें सर? मैनेजमेंट को नोटिफाई करेंगे कि सुनो, ऑडिटर विल सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। मैं मैनेजमेंट से कहूंगा कि सुनो, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोग जो ऑलरेडी इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट है उन पर लोग रिलाई ना करें। मैं ऐसा कुछ ना कुछ करूंगा। आई विल सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। अगर ऐसे नोटिफिकेशन के बावजूद भी मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी कोई भी नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं करते वो, तो हम क्या करेंगे? ऑडिटर सेल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। तो फिर सच्ची में भी जो मैंने नोटिफाई करा था ना, जो मैंने धमकी दी थी कि सुनो मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट और ऑलरेडी इशूड ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलाई ना करें। फिर से बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें नोटिफिकेशन दिया था, मतलब मैनेजमेंट को नोटिफाई करा था कि सुनो, अगर तुम लोगों ने कुछ स्टेप नहीं लिया तो मैं थर्ड पार्टीज को बोलूंगा कि ऑलरेडी इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई मत करना। डन। पहले तो मैंने तुम्हें नोटिफाई करा था, बस एक तरीके से वार्न करा था। अब जब तुम नहीं मान रहे हो, कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, तो मैं सच्ची में भी थर्ड पार्टीज को ऐसा बता दूंगा कि ऑलरेडी इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई ना करें। जैसे कि मैं न्यूज़पेपर में निकलवा दूंगा, मैं कोई और तरीके से पब्लिक नोटिस दे दूंगा कि लोग ऑलरेडी इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई ना करें। तो ये है पूरी कहानी। आपको बस बेटा बिना देखे एक बार पूरी कहानी को मन में स्टोर करना है। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप नहीं कर पाओगे तो एक बार फिर से पूरा पढ़ो और फिर कहानी को स्टोर करने की कोशिश करो। जैसे कि मैं एक बार ये लास्ट वाली कहानी बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अगर मान लो ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं थर्ड पार्टीज को, तो ऐसे केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सुनना कहानी। नॉर्मली कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरी बात, ऑब्लिगेशन है कब? अगर ऑडिट रिपोर्ट के पहले, मतलब जो फैक्ट हमें ऑडिट रिपोर्ट के इशू होने के बाद पता चले, अगर वही फैक्ट या मैटर हमें ऑडिट रिपोर्ट के बनने के पहले या बनते समय तक हमें पता चल जाते और इस वजह से हमारी ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो जाती है, अगर ऐसा कोई फैक्ट या मैटर पता चलता है तो ऑडिटर की ऑब्लिगेशन है। क्या ऑब्लिगेशन है? सबसे पहली ऑब्लिगेशन क्या है कि ऑडिटर ये देखेगा कि मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं जो थर्ड पार्टीज हैं उनको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि ऑलरेडी इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई ना किया जाए। ये पहला हो गया भाई, थर्ड पार्टीज को तो पहले रिलैक्स करना पड़ेगा ना, ऐसा। फिर दूसरी बात, अब हम मैनेजमेंट से कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप अमेंड कर दो। अगर वो अमेंड कर देंगे तो हम ऑडिट प्रोसीजर लगा देंगे अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे, अपनी ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड कर देंगे न्यू ऑडिट रिपोर्ट तक और नई ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे? हम ईओएम और ओएमपी पैरा ऐड कर देंगे न्यू ऑडिट रिपोर्ट में और उसमें क्या लिख देंगे? उसमें हम उस नोट का रेफरेंस देंगे जिस नोट में ये बताया गया है कि क्यों पुराने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। ये तो हो गई कहानी यहां तक। फिर अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड भी नहीं करता है, प्लस वो यूजर्स को, थर्ड पार्टीज को, सिचुएशन को इन्फॉर्म करने के लिए कोई स्टेप भी नहीं ले रहा है, अगर ऐसा है तो हम उनको नोटिफाई करेंगे कि प्लीज आप इन्फॉर्म करो, गलत कर रहे हो आप, ये उनको बताओ सिचुएशन को। अगर वो तब भी कुछ नहीं करते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम सच्ची में भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेंगे कि थर्ड पार्टीज आपके द्वारा इशू करी गई चीजों पर रिलाई ना करें। ऐसे ही आपको सेकंड वाली सिचुएशन को भी एक बार बोल के देखना है। अब लास्ट में क्या बचता है आपका? एक छोटी सी हेडिंग जो मैंने बीच में छोड़ी थी वो क्या थी? डेट ऑफ, हाँ, मीनिंग ऑफ डेट ऑफ, ये देखो क्या लिखा, मीनिंग, इसको ना रेड कर देते हैं अपन, मीनिंग ऑफ डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू की डेट को क्या मानेंगे? जैसे अपन ने बोला ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गए, तो इशू की डेट किसे मानते हैं? एकदम फालतू की बातें लिखी है। क्या लिखा है? जिस दिन आप ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टीज को अवेलेबल करा दोगे, उस दिन हम मान लेंगे कि आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिए हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये डेट डिपेंड करती है नॉर्मली रेगुलेटरी एनवायरमेंट ऑफ द एंटिटी। कौन सी नियम कानून एंटिटी पे अप्लाई होते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि इशू की डेट क्या होगी। हो गई दो बातें। ठीक है। तीसरी बात क्या है? नॉर्मली जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, नॉर्मली जिस दिन आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को फाइल कर देते हो, जैसे कि सेबी को फाइल कर देते हो, तो उसको क्या मान लिया जाता है? डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लिया जाता है। अब दो सड़ी सी जनरल सी बातें लिखी हैं। पहला क्या लिखा है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी इशूड विदाउट एन ऑडिट रिपोर्ट। ये तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट साथ में इशू होते हैं, इसका मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना ऑडिट रिपोर्ट के इशू ही नहीं हो सकते। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो सुनना,
डेट दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड मस्ट बी एट और लेटर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब आप मुझे बताओ, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू की डेट क्या ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले हो सकती है? इम्पॉसिबल है भाई। ऑडिट रिपोर्ट अगर नहीं बनी है, ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डल गई मतलब ऑडिट रिपोर्ट फाइनल हो गई। अब ऑडिट रिपोर्ट पे अभी तक डेट नहीं डली है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनी है, क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इशू की डेट ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके बिना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू ही नहीं कर सकते हो। तो सर ये क्यों बता रहे? तो जनरल सी बात है, लिखा है इसलिए बता रहा हूं, कभी जरूरत पड़ जाए कहीं एमसीक्यू में कहीं पर भी। एक और क्या लिखा है, डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी एट और लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू की डेट ऑडिट रिपोर्ट की डेट की बाद, सॉरी और आगे और भी लिखा है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, सॉरी। डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी एट और लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी। अब मुझे बताओ, मतलब ये कितनी छोटी कैसी बात लिख रहे हैं, पर ठीक है अब सुन लेते हैं, टाइम पास करने से अच्छा। इन्होंने क्या बोला है, जिस दिन हम ऑडिट रिपोर्ट एंटिटी को सौंपते हैं, फिर से बोलो, मैं उस डेट की बात कर रहा हूं जिस दिन हम ऑडिट रिपोर्ट बना ली और फिर एंटिटी को सौंपते हैं, मैं उस डेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या उस डेट से पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर सकते हो? सर एक बार सोचने दो, आप क्या कह रहे हो? सर उस डेट के पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने जाएंगे तो सर हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट तो होगी नहीं, क्योंकि आपने हमें दी नहीं होगी, तो मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर ही नहीं सकते। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू की डेट कभी भी कौन सी डेट की पहली नहीं हो सकती है? जिस दिन मैंने ऑडिट रिपोर्ट एंटिटी को सौंपी। भाई जिस दिन मैं ऑडिट रिपोर्ट एंटिटी को सौंप दूंगा, जिस दिन मैं ऑडिट रिपोर्ट तुम्हें दे दूंगा, उस डेट के बाद ही तुम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर पाओगे ना। कितनी जनरल बात लिखी, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, एकदम सिंपल है भाई। मैं तुम्हें आज ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं, मैं आज ऑडिट रिपोर्ट तुम्हें हाथ में दे रहा हूं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे पास है, आज या आज के बाद ही तुम इशू कर पाओगे ना। अगर मैंने तुम्हें आज ऑडिट रिपोर्ट दी तो क्या तुम जो बीता हुआ कल है, मतलब यस्टरडे, क्या तुम यस्टरडे को इशू कर सकते थे? करते तो ऑडिट रिपोर्ट तो है नहीं, वो तो मैं आज दे रहा हूं तुम्हें, है ना। तो बहुत जनरल सी बात है, इतना कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, एक बार ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा, है ना। चलो यहां पर आपका ऐसे 560 खत्म होता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।